जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं साहित्य कलश तथा व्यावहारिक हिंदी भाग 2, इसका प्रश्न संच यानी द्वितीय भाषा हिंदी में एसएल हिंदी में जो छात्र बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीएस, बीटीबीआई प्रथम वर्ष के द्वितीय सत्र में पेपर 2 पढ़ रहे हैं, उनके लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम पर यहाँ आपको मैंने प्रश्न दिए हैं और साथ ही इनके उत्तर कैसे लिखने हैं इसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे हम कहानी विभाग, जिसके अंतर्गत आपको 4 कहानियाँ हैं। सबसे पहले कहानी है बाशिंदा और इसके कहानीकार है पंकज मित्र। तो देखते हैं इस कहानी पर प्रश्न। पहला प्रश्न, भविष्य की चिंता में बर्बाद करने वाले लोगों पर बाशिंदा कहानी के माध्यम से व्यंग्य किया है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो बाशिंदा कहानी का नायक आत्म प्रकाश झा और उनके जो अन्य 2 मित्र हैं, उनके माध्यम से लेखक ने इस दुनिया में जो कुछ विचित्र लोग हैं जो अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान समय को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं उसका चित्रण किया है। तो ये आत्म प्रकाश झा यानी जिसे करेला कहते हैं, वह अपना जीवन इतना कंजूसी के साथ जीता है कि अपनी सारी तनख्वाह यानी सैलरी भविष्य में काम आए इसके लिए एफडी आईडी करते हुए सारे पैसे जमा करके रखता है और अपना जीवन फटेहाल बहुत कंगाल तरीके से गरीबी में जीता है। और उसके कारण परिवार के सदस्य यानी पत्नी, पिता और बेटा, ये तीनों भी दुखी है और बहुत कुछ कमी है उनके जीवन में। आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी वह किसी तरह से पैसा अपने परिवार पर खर्च नहीं करता। इतना ही नहीं, वह अपने लिए भी किसी तरह की सुविधाओं का उपयोग नहीं करता है और जहाँ नौकरी करता है वहाँ किराए से कमरा लेकर तक नहीं रहता, तो ऑफिस के ही टेबल जोड़कर पंखे के नीचे सो देता है और कहीं किसी खेत खलिहान आदि में जाकर सुबह नहा धोकर फिर ऑफिस में चला आता है। और खाना खाने के लिए भी रोज़ आलू और चावल, आलू की सब्जी और चावल खाता है और सुबह के समय में तो खेत खलिहान से कहीं से भी पेड़ के फल आदि खाकर अपना निपटारा करता है। यहाँ तक कि इतनी कंजूसी के साथ जी रहा है कि अपने कपड़े तक वो रोज़ नहीं धोता है, उसे उल्टे करके पहनता है ताकि उसके लिए खर्चा ना हो, किसी तरह से कपड़े धोने के लिए जो पाउडर आदि खरीदना पड़े उसके लिए खर्चा ना हो। आत्म प्रकाश के पिता भी अपने जीवन में किस तरह से जीवन जी रहे होते हैं, अपने बेटों को किस तरह से वह पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तो उसमें किसी तरह से खर्चा ना हो इस तरह से जीवन जीते हैं। लेकिन आत्म प्रकाश तो उनसे भी आगे निकला अपने पिता के कंजूसी के मामले में, क्योंकि पिता तो कम से कम साफ सफाई के मामले में और सारे कामों को वो घर पर ही करते थे, जैसे कपड़ों की सिलाई करने का काम हो बच्चों के या कटिंग करने का काम हो, और ब्रश आदि पेस्ट आदि पर खर्चा ना हो इसलिए दातुन बनाकर लाना, यानी गांव के या किसी भी पेड़ से नीम और बबूल के पेड़ की डंडियाँ लाना, और साबुन का इस्तेमाल ना करे इसलिए गांव की मृतिका यानी मिट्टी, नदी के किनारे की मिट्टी लाना जिसके कारण साबुन की तरह उसका इस्तेमाल किया जा सके, यानी जो पहले के ज़माने में इस तरह से होता था। तो इस तरह अपना अधिकतर वक्त पैसे की बचत करने में लगाने वाले ये लोग भविष्य की चिंता में किस तरह से वर्तमान को बर्बाद करते हैं, ये बताया गया है। दूसरा प्रश्न है, करेला इस पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो करेला अर्थात आत्म प्रकाश झा, इसके व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन कौन सी है इस कहानी के अंतर्गत आती हैं, वह यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे उसका बाह्य व्यक्तित्व है दुबला पतला सावले रंग का, किस तरह से कृषकाय है, उसके बाद अद्भुत प्रतिभा है उसमें, अन्य छात्रों से अलग है,
बाह्य व्यक्तित्व के साथ आंतरिक व्यक्तित्व के बारे में यानी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज है और करेला खाने की उसकी अद्भुत प्रतिभा है। हर दिन उसके टिफ़िन में करेले की सब्जी होती है, यहाँ तक कि वो कच्चा करेला भी खा सकता है। उसके बाद जब नौकरी करने लगता है तो बड़े होने के बाद वहाँ पर भी उसके व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता नज़र आती है कि वो हमेशा उपेक्षित जीवन जीता है, अभाव में जीवन जीता है, किसी तरह की कोई सुविधाएं उसके पास नहीं है। फिर भी और एक उसके व्यक्तित्व की विशेषता कि वो हमेशा हंसमुख रहता है, प्रसन्न रहता है, जैसे दुनिया भर की खुशियाँ या सुख उसके पास हो। और कंजूस व्यक्ति है, ये भी एक विशेषता है, किस तरह कंजूसी से जीवन जीता है। तो ये सारी विशेषताएं और इसके अलावा और भी इस पाठ में उसके व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं नज़र आती है वो लिखना है। तीसरा प्रश्न है करेला झा अर्थात आत्मा प्रकाश झा के जीवन को स्पष्ट कीजिए। तो कहानी में शुरू से लेकर आखिरी तक, बचपन से लेकर उसके बड़े होने के बाद की स्थिति तक यहाँ वर्णन आया हुआ है कहानी में। तो किस तरह से वह दूसरों से अलग जीवन जी रहा होता है और अपने जीवन में किन किन चीज़ों को वह अपनाता है, किन चीज़ों को छोड़ देता है और किस तरह से अपने ही तत्वों पर जीवन जीता है, किसी और की बात नहीं मानता, मित्रों की भी किसी तरह से कोई सलाह नहीं मानता है। ये सब शुरू से लेकर आखिरी में कहानी में जिस तरह से वो आया है वो वर्णन यहाँ पर आपको करना है। चौथा प्रश्न है आत्मा प्रकाश झा दूसरे छात्रों से किस प्रकार अलग था और उसे करेला क्यों कहा जाता था। तो दिखने में कैसा था ये बाह्य व्यक्तित्व में आएगा और आंतरिक व्यक्तित्व में वो बुद्धिमान था, अन्य छात्रों से तेज था पढ़ाई के मामले में आदि, ये सब वर्णन करना है। और उसके बाद उसे करेला क्यों कहा जाता था, तो करेला की सब्जी खाने की अद्भुत प्रतिभा यानी हर दिन करेले की सब्जी खाना उसके इस कारण, और कच्चा करेला भी उसने चबाकर खाया था एक बार कक्षा में दोस्तों के द्वारा कहे जाने पर। तो किस तरह ये अन्य छात्रों से अलग है और इसी कारण उसे करेला कहा गया है, ये सब बताना है। दूसरी कहानी है मुंबई कांड, इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। पहला प्रश्न है प्रस्थापित समाज व्यवस्था में दलितों की अस्मिता को किस प्रकार ठेस पहुंचाई जाती है, इसे मुंबई कांड कहानी के आधार पर समझाइए। तो मुंबई कांड, इस कहानी में मुंबई में जो घटना घटित हुई है जिसमें दलितों की आस्था, उनकी अस्मिता पर कैसे चोट पहुंचाई, यानी जो दलितों के आदर्श है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनकी मूर्ति को अपमानित किया गया। और ऐसी ही घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार घट चुकी है और घटती है। तो इन घटनाओं से किस प्रकार दलितों को दुखी किया जाता है, बार बार उनकी अस्मिता को चोट पहुंचाई जाती है। कभी किसी दलित की बहुत विचित्र तरीके से पिटाई करना या किसी के घर को जलाना, इस प्रकार की कई घटनाएं देश में इसके पहले भी घटित हुई है और होती आई हैं। तो इस तरह से मुंबई कांड कहानी में किस प्रकार दलितों के साथ क्या क्या अन्याय हुआ, कैसे मूर्ति को तो अपमानित किया ही गया और उनके समर्थकों पर गोलियां बरसाई गई, ये सारा वर्णन यहाँ पर करना है। मुंबई कांड कहानी के आधार पर सुमेर की बेचैनी और क्रोध को स्पष्ट कीजिए। सुमेर मुंबई कांड इस कहानी का नायक है और स्वयं वह दलित है। तो दलितों के साथ जो अन्याय होता है या मुंबई कांड कहानी में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अपमान हुआ है, उसके कारण सुमेर बहुत अधिक दुखी हो जाता है। तो उसके कारण मन में क्रोध भी बहुत अधिक उत्पन्न होता है, बदले की भावना भी उसमें जागृत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें
जो वो महसूस कर रहा है, उसके कारण न ठीक से वो सो पा रहा है, न खाना खा पा रहा है, उसके जीवन में जैसे शांति समाप्त हो चुकी है। और कार्यालय में किस प्रकार गुप्ता द्वारा उसे बार बार अपमानित किया जाता है। तो इस तरह की गतिविधियों को याद करने से और जहाँ जहाँ पर दलितों पर अन्याय हुआ है वो सारी घटनाएं उसे याद आने लगती है बार बार, और उसके कारण मन में एक तरह से अन्याय का बदला लेना या फिर अन्याय के विरुद्ध में कुछ जो गुस्सा उसके मन में या क्रोध उत्पन्न होता है वो यहाँ पर लिखना है। सुमेर के अगला प्रश्न है, सुमेर के बदले की भावना को स्पष्ट कीजिए। सुमेर को मुंबई कांड इस कहानी पर और मुंबई कांड इस प्रसंग के माध्यम से किस तरह से एक दुख और क्रोध मन में उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह बेचैन हो जाता है बहुत अधिक, और इस अपमान का और इस घटना का बदला लेने का भाव उसके मन में आ जाता है, और उस बदला लेने की भावना के चलते वह किस तरह से पूरी तरह से बदल जाता है उसका व्यक्तित्व, और क्या क्या वह सोचने लगता है, उसके मन ही मन में कौन कौन सी हलचलें चल रही होती है, वो क्या नियोजन करता है इस अपमान का बदला लेने के लिए, अन्य किसी मूर्ति को किस तरह से वो अपमानित करके बदला ले, ये सारी प्रसंगों को, इन सारी प्रसंगों को यहाँ पर व्यक्त करते हुए प्रश्न का उत्तर लिखना है। चौथा प्रश्न है, सुमेर की प्रगल्भता को मुंबई कांड कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो दलितों पर किसी तरह से अन्याय होने के बाद उस दलित का क्रोध में आकर उसका प्रतिशोध लेना, ये भावना या इस तरह की प्रतिक्रिया ये दलितों द्वारा बहुत अधिक होती आई है। लेकिन मुंबई कांड इस कहानी में जो सुमेर है वह शिक्षित है, दलितों में शिक्षित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला एक मध्यवर्गीय और समझदार व्यक्ति है। जब उसे इस बात का एहसास होता है कि जो प्रतिशोध उसके मन में उत्पन्न हुआ है उसके कारण जो कुछ कार्य वह करने वाला था, किसी सवर्ण की मूर्ति को अपमानित करने वाला था, तो इस तरह का कार्य करना, ऐसे गतिविधियां यदि वो करेगा तो ना ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को इससे खुशी हो सकती है और ना ही गौतम बुद्ध के विचारों का पालन हो सकता है। तो जिनको वह आदर्श मानता है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और गौतम बुद्ध को, उनकी शिक्षा या उनके विचारों में इस तरह के संस्कार नहीं हैं, और जब वह उनका अनुयायी होकर भी इस तरह का कार्य करेगा तो निश्चित ही यह बहुत बड़ा अपराध है। और इसलिए समय रहते ही इस बात का एहसास जब उसे होता है तो हिंसा या हिंसक कार्य के विरुद्ध में खड़े होने के लिए प्रतिहिंसा का रास्ता अपनाए, ये उसे गलत लगता है, और यहाँ पर वो स्वयं को बदल देता है, स्वयं को समझाता है, स्वयं को पूरी तरह से हिंसक गतिविधि से दूर ले जाता है, और उसकी समझदारी या उसकी प्रगल्भता यहाँ पर स्पष्ट रूप से झलकती है। और इसे स्पष्ट करने के लिए कहानी के जो सारे प्रसंग आए हैं इनका यहाँ पर विश्लेषण करना है। पांचवा प्रश्न है, मुंबई कांड यह कहानी दलित आक्रोश के बदलते स्वरूप को स्पष्ट करती है, या मुंबई कांड कहानी में दलित आक्रोश के बदलते स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, ऐसा होना चाहिए था प्रश्न यहाँ पर। तो जैसे इसके पहले ही बता दिया कि सुमेर एक दलित होकर भी किस तरह से समझदार और प्रगल्भ हो गया है, वह हिंसा की प्रतिक्रिया में प्रतिहिंसा नहीं करना चाहता है, वह समाज में शांति चाहता है और समझदारी के साथ व्यवहार करता है, ना ही समाज के किसी व्यक्ति या वर्ग द्वारा उसे उकसाए जाने पर वो और अधिक हिंसक नहीं बनता। तो वह समझदारी से अपना कार्य करता है, क्योंकि उसने गौतम बुद्ध के विचारों को और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को अपनाया हुआ है। तो यहाँ मुंबई कांड इस कहानी में एक दलित
का जो क्रोध है, जो आक्रोश है, वो कैसे बदल गया है। वो पहले की तरह नहीं रहा, तो वो और अधिक समझदार हो गया है, प्रगल्भ हो गया है। और ये समय के साथ जो बदलाव है, यानी सवर्ण होकर किसी तरह से गलत रास्ते को अपनाने वाले आज भी हैं, लेकिन स्वयं दलित होकर सुमेर इस तरह के रास्तों को अपनाता नहीं है, जो हिंसा के मार्ग पर चले, जो समाज में अशांति फैलाए और जो सामाजिक दृष्टि से गलत है, ऐसे रास्ते को, वह ऐसे मार्ग को नहीं अपनाता है। वो और अधिक समझदार हो गया है। तो ये बदलता स्वरूप है। उसका आक्रोश या उसका जो क्रोध है, वो हिंसा से वह प्रकट नहीं कर रहा है, तो समझदारी के साथ वह प्रकट हो रहा है। अगली कहानी है नेताजी का चश्मा। इसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। पहला प्रश्न है, कैप्टन की देशभक्ति भावना को स्पष्ट कीजिए। तो कैप्टन इस कहानी का नायक है। कैप्टन के मन में देशभक्ति की भावना भरी हुई है, तभी वह नेताजी के यानी सुभाष चंद्र बोस बाबू की जो प्रतिमा बनी हुई है उस पर चश्मा नहीं है, यह उसे देखा नहीं जाता। और एक सच्चे देशभक्त होने का यह लक्षण है कि वह अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आस्था रखता है, उनको किसी तरह से अपमानित नहीं होने देता। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, यदि उनकी पहचान उनके पोशाक और चश्मे से होती है, तो जब उनकी प्रतिमा बनाई जाती है तो उसी चित्र या उसी प्रतिमा के साथ, स्मृति के साथ बनाई जाती है। जिस तरह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आंखों पर चश्मा उनकी अपनी पहचान है, तो उस प्रतिमा पर चश्मा रहता है। जैसे महात्मा गांधी की प्रतिमा या मूर्ति यदि बनाई जाएगी तो उनके हाथों में लाठी और आंखों पर चश्मा रहता है, ये उनकी पहचान है और लोग उन्हें उसी रूप में देखेंगे। ये उनके प्रति जो उनकी पहचान है, उनके प्रति जो आस्था है, वो हमें दिखाई देती है लोगों के मन में। तो जब उन्हें याद करते हैं तो वो उसी रूप में आंखों के सामने आते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाबू, इनकी फ़ोटो या उनकी प्रतिमा जब बनाई जाती है तो उनको वर्दी में दिखाया जाता है और उनकी आंखों पर चश्मा और सिर पर टोपी होती है। कैप्टन ने देखा कि उनके गांव में जो मूर्ति स्थापित की है नेताजी की, उस मूर्ति पर चश्मा नहीं है किसी कारण से। अब वो कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन एक सच्चा देशभक्त इस तरह नेताजी को बिना चश्मे के नहीं देख सकता। ये एक तरह से उनका अपमान है और इस अपमानित होते हुए नेताजी की मूर्ति को वह देख नहीं पा रहा है, तभी तो वह अपने पास से चश्मा लेकर उस मूर्ति पर चढ़ाता है। और यही उसकी देशभक्ति है, क्योंकि लेखक ने शुरुआत में ही बताया है कि किस तरह देशभक्ति प्रकट करने के लिए या सच्चा देशभक्त होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बस सेना में भर्ती हो जाए। तो हमारे देश की जो जो चीज़ें हैं, जहाँ इस देश के मनुष्य है, प्राणी है, पेड़ पौधे हैं, नदियाँ पहाड़ है, इन सारी चीज़ों का जतन करना, यहाँ की संस्कृति सभ्यता का जतन करना, इन सबके विकास के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। इसलिए देशभक्ति हम अपनी तरह से, अपनी जगह से जैसे संभव हो वैसे प्रकट कर सकते हैं। इसका अच्छा उदाहरण कैप्टन के माध्यम से इस कहानी में दिया है, जो एक वृद्ध और अपाहिज व्यक्ति होकर, दिव्यांग व्यक्ति होकर भी और एक बहुत साधारण गरीब व्यक्ति होकर भी अपने पास के चश्मे या अपनी ओर से वह जो कर सकता है वो करके देशभक्ति उसकी प्रकट हो रही है, ये बताया है। दूसरा प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। तो ऊपर के जो प्रश्न में अभी बताया है वही उसकी मूल संवेदना है कि हमें अपनी ओर से
देशभक्ति प्रकट करने के लिए हम जहाँ हैं, जहाँ से जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। जिस तरह कैप्टन अपने स्तर से जो कार्य कर सकता है वो उसने किया है, और केवल नेताजी की बनी हुई मूर्ति पर चश्मे चढ़ाकर भी उसकी देशभक्ति भावना स्पष्ट रूप से झलकती है और एक आदर्श निर्माण करती है, क्योंकि पूरे गांव भर में उस मूर्ति को सभी देखते हैं लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता। लेकिन कैप्टन एक ऐसा व्यक्ति जो देखा जाए तो स्वयं असहाय है, अपाहिज है, वृद्ध है, गरीब है, लेकिन फिर भी वह कोशिश करता है कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मों की ना रहे। ग्राहक उसकी दुकान पर जब मतलब वो अपने हाथों से लेकर चश्मों को गांव-गांव घूमता है, और जिस तरह ठेले पर चीज़ें बेचते हैं लोग, उस तरह वो चश्मे को बेचता है, और ग्राहक उसके और जब आते हैं तो नेताजी के मूर्ति पर चढ़े हुए चश्मे की फ्रेम की तरह ही फ्रेम मांगते हैं, तो उसकी मजबूरी ये होती है कि उसके पास बहुत सारे फ्रेम उसके तरह नहीं होते, तो वह चश्मे की वो फ्रेम निकाल कर वही ग्राहक को बेचता है। या कभी कभी वो जैसा ओरिजिनल चश्मा मनुष्य लगाते हैं वही चश्मा वह लगाता है मूर्ति को, और ग्राहक के मांगने पर, आग्रह पर उनसे माफ़ी मांगते हुए उस मूर्ति के सामने खड़े होकर मूर्ति से माफ़ी मांगते हुए, यानी नेताजी से माफ़ी मांगते हुए चश्मे को उतारता है और तुरंत दूसरा चश्मा चढ़ा देता है। तो किस तरह से एक सच्चा देशभक्त अपनी ओर से कोई कार्य करता है वो यहाँ पर बताया है इन छोटे प्रसंग के माध्यम से। यही इसकी मूल संवेदना है। नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक ने देशभक्ति को किस प्रकार स्पष्ट किया है, तो अभी जो विश्लेषण किया वही इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है आपको, यानी कैप्टन की देशभक्ति भावना को यहाँ स्पष्ट करना है। साथ ही हवलदार साहब जो वहाँ उस कस्बे से गुज़रते हैं जहाँ पर नेताजी की मूर्ति बनी हुई है, और वह वहाँ से उन्हें बिना देखे, बिना निरीक्षण किए, बिना नेताजी को याद किए वहाँ से गुज़र नहीं सकते, और बार बार नेताजी के चश्मे को वह देखते हैं। तो यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से हवलदार साहब की देशभक्ति भावना भी दिखाई देती है, और साथ ही जो कैप्टन है उसकी सच्ची देशभक्ति भावना इसके माध्यम से बताए हैं। और अगली पीढ़ी के माध्यम से जो छोटा बच्चा सरकंडे से बना हुआ चश्मा उस मूर्ति पर चढ़ाता है, जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है और कई दिनों तक मूर्ति पर चश्मा नहीं है, तो किस तरह एक छोटे बालक के द्वारा चश्मा चढ़ाया जाता है। यहाँ पर उस बालक के द्वारा यह कार्य करना भी सच्ची देशभक्ति है, यह लेखक ने बताया है। चौथा प्रश्न है, हवलदार साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। तो हवलदार साहब के कौन कौन सी विशेषताएं इस कहानी में आई है, उनके व्यक्तित्व की वो बताना है। उनका एक तो सबसे पहले परिचय बताना है, और उनकी देशभक्ति की भावना किस तरह प्रकट होती है, और सच्ची देशभक्ति क्या है, किस तरह से वो उन्होंने बताया है। तो इस पूरे कहानी में जिन प्रसंगों के माध्यम से उनकी व्यक्तित्व की झलक दिखाई देती है कि किस तरह उनके मन में जिज्ञासा का भाव है, देशभक्त के प्रति आदर भाव है, इसलिए कैप्टन की मृत्यु की बात जानकर वो बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रसंगों से उनके व्यक्तित्व की जो अलग अलग विशेषताएं हमें नज़र आती हैं वो यहाँ पर पॉइंट्स बनाकर आप लिख सकते हैं और उसका विश्लेषण करना है। पांचवा प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी की कथा वस्तु लिखिए। आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी कहानियां हैं, यानी 4 कहानियां, उन सब पर ये प्रश्न कंपलसरी, एक एक कहानी पर प्रश्न आप तैयार रखिए। कथा वस्तु का अर्थ होता है उस कहानी में कौन से प्रसंग आए हैं जिनके माध्यम से यह कथा तैयार हुई है, उसकी पूरी कहानी आपको अपने शब्दों में लिखनी है संक्षेप में। उसे ही कहानी की कथा वस्तु कहते हैं, कि मूल उसका बिंदु उस कहानी के इर्द गिर्द
ये कहानी किस घटनाओं को लेकर चल रही है, वो सारी घटनाएं, वो प्रसंग और उन प्रसंगों के माध्यम से मूल उसका उद्देश्य क्या है कहानी का, ये अंत में आपको कहानी की कथा वस्तु के साथ साथ बताना है। अगली कहानी है चौथी कहानी वसीयतनामा। इसके लेखक है धन्य कुमार बिरादार। पहला प्रश्न है, कहानी पर वसीयतनामा कहानी की कथा वस्तु लिखिए, यानी पूरी कहानी संक्षेप में आपको अपने शब्दों में लिखनी है। दूसरा है वल्लभ दास का चरित्र चित्रण कीजिए। वल्लभ दास जो इस कहानी का नायक है, तो उसके व्यक्तित्व में सबसे पहला तो आप पॉइंट लिखेंगे कि कहानी का नायक, फिर उनका उसी पॉइंट में आप उनका परिचय दे सकते हैं, या दूसरा पॉइंट बनाइए वृद्ध व्यक्ति। तो वल्लभ दास की उम्र क्या है, वो कितने वृद्ध हैं आदि, इस सब में आपको लिखना है। उसके बाद एक सफल गृहस्थी, यानी 2 बेटे 1 बेटी, पूरा भरा पूरा परिवार उनका है। उसके बाद तीसरी विशेषता कि बेटों के व्यवहार से दुखी या फिर बेटों द्वारा उपेक्षित, यानी उनकी तरफ बेटों का ध्यान नहीं है किसी भी तरह से, वह उनकी सेवा नहीं करते, उनकी इच्छाओं का ख्याल नहीं रखते, उनकी बात नहीं मानते। बूढ़े व्यक्ति होने के बाद भी बच्चों द्वारा किस तरह बीमार होने पर उन्हें उपेक्षित रखा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके अलावा उनके व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं नज़र आती है, जिसमें वो दरियादिल व्यक्ति हैं, सबके प्रति उनके मन में किस तरह से स्नेह है, अपने मजदूरों के प्रति दया भाव किस तरह से है, ये सारी विशेषताएं उनके व्यक्तित्व में आती हैं। यही उनका चरित्र चित्रण है। तीसरा प्रश्न है वसीयतनामा कहानी के माध्यम से वृद्ध विमर्श स्पष्ट कीजिए। तो वसीयतनामा कहानी वृद्ध विमर्श की एक बहुत अच्छी कहानी है, जिसमें वृद्धों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाया है। किस तरह समाज में, भारतीय समाज व्यवस्था में वृद्धों के साथ आदर्श रूप में व्यवहार किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से यह हो रहा है। एक तरह से चित्र बदल चुका है, और जो चित्र वर्तमान समय में है वह निश्चित ही बहुत अच्छा नहीं है, बल्कि बहुत अधिक दुख देने वाला है। जहाँ पर परिवार में वृद्धों की सेवा होनी चाहिए, उनके प्रति प्रेम होना चाहिए, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। केवल उनकी बनाई हुई संपत्ति, स्थापित की हुई संपत्ति की और बच्चों का ध्यान है, लेकिन उनकी सेवा करे इसकी और उनकी बात माने, उनको बुढ़ापे में उनका ख्याल रखते हुए उन्हें प्रेम दे, ये स्थिति नहीं रही है आज। और वृद्धाश्रम जो कभी विदेश में थे, अभी वो हमारे देश में भी आ गए हैं, और किस तरह से वृद्ध को अपने घर के प्रति उदासीनता, किसी भी तरह से आकर्षण नहीं रहा। जिस तरह वसीयतनामा कहानी में वल्लभ दास को स्वस्थ होने के बाद भी, यानी कोरोना बीमारी से ठीक होने के बाद जब डॉक्टर घर जाने के लिए कहते हैं तो वो घर नहीं जाना चाहते। तो घर के प्रति जो उदासीनता है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस घर में उनको किसी तरह से प्रेम नहीं मिलेगा, तो घर के प्रति लगाव नहीं तो अलगाव पैदा होगा। ये इस कहानी के माध्यम से बताया है। तो कहानी शुरू से लेकर आखिरी तक वृद्ध व्यक्ति की पीड़ा को, दुख को बताती है। तो इसलिए वृद्ध विमर्श की, जिसमें विमर्श का मतलब होता है चर्चा, तो यहाँ इस पूरी कहानी में वृद्धों के जीवन को उभारा है, उनकी समस्याओं की, उनके विभिन्न पहलुओं की चर्चा की है। तो एक वृद्ध विमर्श की ये कहानी है। चौथा प्रश्न है वसीयतनामा कहानी के माध्यम से वर्तमान समय में वृद्धों के प्रति बढ़ती असंवेदनशीलता को स्पष्ट कीजिए। यानी इसके पहले जो अभी विश्लेषण किया था वही इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है। आगे देखते हैं काव्य विभाग। कहानी विभाग में 4 कहानियाँ थी, उसी प्रकार काव्य विभाग में पाठ्यक्रम में 4 कविताएं हैं। सबसे पहली कविता है फर्क नहीं पड़ता। इसके कवि है केदारनाथ सिंह,
और इस कविता पर प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि फर्क नहीं पड़ता, कविता का आशय स्पष्ट कीजिए अथवा मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। तो दोनों का उत्तर एक ही आपको लिखना है। इस तरह कविता में आपको फर्क नहीं पड़ता, इस कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं, जो विश्लेषण कविता में किया गया है, जिन चीज़ों को बताया गया है, वही इस प्रश्नों के उत्तर में लिखना है। किस तरह वर्तमान पीढ़ी में ये मुहावरा बन गया है, फर्क किसी भी चीज़ से आज की पीढ़ी को फ़र्क नहीं पड़ता। अपने अंदाज में ये जीने वाले लोग केवल अपने ही स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं, और ऐसे में मनुष्य परिवार से, समाज से कैसे दूर होते जा रहा है, ये सारा विश्लेषण कविता के आधार पर प्रश्न के उत्तर में आपको करना है। दूसरा प्रश्न है, फर्क नहीं पड़ता यह वर्तमान युग का मुहावरा बन गया है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। इस प्रश्न के उत्तर में आपको बताना है कि वर्तमान पीढ़ी में अकेलापन, अजनबीपन, प्रेम की चाह कम हो जाना और किस तरह बनावटीपन जीवन में आया है कि एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होकर भी एक दूसरे को न जानना, परिवार में एक जो लगाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, उसका बहुत अधिक कम हो जाना, और इसलिए किसी भी तरह से जीने वाले ये लोग दूसरों के प्रति न कोई आस्था, न कोई प्रेम, तो इनको किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, और बार बार ये इन्हीं शब्दों को जैसे दोहराते हैं, और इसीलिए कवि का कहना है कि ये प्रिय मुहावरा बन गया है नई पीढ़ी का, आज की पीढ़ी का, वर्तमान पीढ़ी का, कि फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा प्रश्न है, फ़र्क नहीं पड़ता कविता के आधार पर अजनबीपन को स्पष्ट कीजिए। इस कविता में कवि ने बताया है कि कैसे उनका घर भी उनके लिए अजनबी लगता है, जैसे कोई ये आगंतुक मेहमान है, जब ये घर पर जाते हैं तो घर जैसे चौंक रहा हो उन्हें देखकर। नहीं तो घर में परिवार में सदस्यों के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, जो आस्था होनी चाहिए, जो इंतज़ार होना चाहिए, वो नहीं है, और इसलिए जब ये घर लौटते हैं तो जैसे घर चौंक रहा है, घर में किसी को एक दूसरे के प्रति लगाव नहीं है, कोई एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता है, जैसे कोई शहर के अन्य लोग हो जो हमारे लिए अजनबी हैं। कवि ने एक अच्छा उदाहरण इस कविता में अफ्रीका की धुंधली नदी का भी दिया है। जैसे अफ्रीका की नदी कवि ने देखी नहीं है, अस्पष्ट है, उसके लिए धुंधली है, वो मात्र कल्पना कर सकता है उसकी। ठीक उसी तरह परिवार में एक दूसरे को सदस्य एक दूसरे के साथ रहकर भी नहीं जानते हैं, इतने अजनबी बन गए हैं। दो दोस्त जो साथ में बैठे हैं, बहुत अच्छे दोस्त अपने आप को कहते हैं, जिससे हम बेस्ट फ्रेंड कहें, लेकिन उसके पास बगल में बैठकर भी उसके मन में कौन से विचार चल रहे हैं, वो किस दौर से गुज़र रहा है, किस परेशानी में, संकट में है, वो इसे हम महसूस नहीं कर पाते हैं, या खुलकर वो अपनी बात नहीं कह पाता है। बनावटी जीवन जी रहे हैं, यानी चेहरे पर भाव कुछ और है और दिल में कुछ और चल रहा है। इस तरह से एक अजनबीपन की स्थिति बनी हुई है। ये सारा विश्लेषण आपको यहाँ बताना है। अगली कविता है, कदम मिलाकर चलना होगा, कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। पहला प्रश्न है इस कविता पर, कदम मिलाकर चलना होगा, कविता की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए या आशय स्पष्ट कीजिए। तो कविता में कवि ने कई उदाहरणों से या विशेषताएं बताते हुए कि मनुष्य को किस तरह व्यक्तिगत जीवन में भी और सामूहिक जीवन में भी देश हित के लिए, समाज हित के लिए काम करते समय व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में मिलजुल कर काम करने से हमारी खुद की प्रगति होगी, समाज की अर्थात देश की प्रगति होगी। इसलिए कई कठिनाइयों का सामना भले ही हमें करना पड़े जीवन में, लेकिन हमें एकता को नहीं छोड़ना है, एक साथ मिलकर कैसे काम करना है, ये सब बताया है। यही यहाँ पर आपको
पूरी तरह से कविता के पंक्तियों में जिन चीज़ों के उदाहरण देकर या जो प्रमाण देकर कवि ने कहा है कि किस तरह हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, कौन कौन सी मार्ग में बाधाएं आ सकती हैं और उसे कैसे पार करना है, यही इस कविता का आशय है। दूसरा प्रश्न है, कदम मिलाकर चलना होगा कविता प्रेरणादायक रचना है, स्पष्ट कीजिए। निश्चित रूप से ये पूरी कविता सकारात्मक सोच को लेकर लिखी गई है, इसलिए हमें एक कविता आगे बढ़ने की, संकट से लड़ने की, परेशानियों से जूझने की ताकत देती है। और इसलिए इस सकारात्मक सोच के साथ कविता में कवि ने किस प्रकार हमें मिलकर चलने का संदेश दिया है, एकता से रहने का संदेश दिया है, ये बताया है। अटल बिहारी वाजपेयी के कविता के आधार पर देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव को स्पष्ट कीजिए। तो देश में, भारत देश में अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी हम देखेंगे तो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं। यदि ये सब मिलकर देश हित को सर्वोपरि मानकर काम करेंगे, एकता के साथ आगे कदम उठाएंगे, यानी मिलकर काम करेंगे, तो किस तरह से देश सेवा, राष्ट्र सेवा हो सकती है, यह बताया है। यही प्रश्न के उत्तर में आपको देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के प्रति समर्पण भाव प्रकट किया है, ये बताना है। एक तरह से कविता का ही संपूर्ण विश्लेषण यहाँ पर आ जाता है, जो मूल संवेदना में बताया गया है। इस कविता की मूल संवेदना ही देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति को समर्पित है, और इसलिए इस कविता के माध्यम से आपको बताना है कि किस तरह कवि ने हमें अपनी सच्ची देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति किस तरह से हम प्रकट कर सकते हैं, किस तरह से हम रख सकते हैं, ये बताया है। इस प्रश्न के उत्तर में आपको यही लिखना है। चौथा प्रश्न है, कदम मिलाकर चलना होगा कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। तो मूल संवेदना, आशय और संदेश, एक तरह से ये सारे एक दूसरे के पर्याय में प्रश्न हम कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर वही आता है। और इस पूरे कविता का विश्लेषण ही यहाँ पर आपको करना है। हमें मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है, सकारात्मक सोच रखने का संदेश दिया है। किसी भी तरह से परिस्थिति, हालात बिगड़ जाए, कितने ही बड़े संकट क्यों ना आए, लेकिन हमें एकता को समाप्त नहीं होने देना है, मिटने नहीं देना है, यह बताया है। पाठ्यक्रम में तीसरी कविता यहाँ गज़ल दी गई है, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। यह दुष्यंत कुमार के गज़ल पाठ्यक्रम में है और इस पर यहाँ 2 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गज़ल का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी गज़ल के विभिन्न शेरों में कवि ने, दुष्यंत कुमार ने यानी गज़लकार ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है, क्या बताने की कोशिश की है। तो एक एक शेर का विश्लेषण आपको यहाँ पर करते हुए इन पंक्तियों के द्वारा गज़ल का आशय स्पष्ट करना है। दूसरा है प्रश्न, दुष्यंत कुमार ने अपने गज़ल के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार व्यक्त किया है। तो ये पूरी गज़ल ही 1975 के आपातकाल के परिणाम स्वरूप या प्रतिक्रिया स्वरूप लिखी गई गज़ल है। इसलिए कवि राजनीति के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को किस प्रकार उन्होंने बताया है, वो यहाँ पर लिखना है। और किस तरह से होनी चाहिए राजनीति और किस तरह से हो रही है, इस बदलते हुए दौर के साथ साथ प्रेरणा दी है गज़लकार ने आदर्श रूप से कार्य करने के लिए। तो ये विश्लेषण आपको यहाँ पर करना है, यानी पूरे जो गज़ल का आशय है वही यहाँ पर आ जाता है। पहला प्रश्न का उत्तर जिस तरह से आप लिखेंगे वही लगभग वही यहाँ पर आपको लिखना है। केवल राजनीतिक व्यवस्था को केंद्र में रखकर विश्लेषण हमें करना है। चौथी और पाठ्यक्रम की आखिरी कविता है, अपने घर की तलाश। इस कविता की कवयित्री निर्मला पुतुल है, जो स्वयं आदिवासी कवयित्री रही है, जिन्होंने आदिवासी जीवन को यथार्थ रूप से जिया है आदिवासी क्षेत्र में रहकर। तो
अपनी कविताओं में उन्होंने स्त्री जीवन की समस्याओं को, आदिवासी जीवन की समस्याओं को व्यक्त करने की कोशिश की है, आवाज़ देने की कोशिश की है। प्रस्तुत कविता अपने घर की तलाश में उन्होंने नारी मन के सवालों को उठाया है और उसी को लेकर यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हैं मैंने। पहला प्रश्न है, अपने घर की तलाश में कविता की मूल संवेदना अर्थात आशय को स्पष्ट कीजिए। तो कवित्री इस पूरी कविता के माध्यम से स्त्री मन की व्यथा को, उसके अपने प्रश्नों को उठाती है। किस तरह ये विश्लेषण किया है इस कविता में, यही आपको यहाँ लिखना है। तो परंपरागत रूप से प्रस्थापित समाज व्यवस्था ने किस तरह स्त्रियों को उनके कर्तव्य तो बताए हैं लेकिन उनके अधिकार नहीं बताए हैं। तो अपना घर ढूंढने वाली, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक वो कार्य तो कर रही है, अपना घर मान रही है, लेकिन न माता पिता का घर उसका अपना है, न विवाह के बाद पति के घर पर वह अधिकार जता सकती है। तो इस कविता की मूल संवेदना आपको कविता के जो पंक्तियों में कवित्री ने कहने की कोशिश की है वही आपको यहाँ पर उभारना है। दूसरा प्रश्न है, निर्मला पुतुल ने स्त्री के प्रति गहरी संवेदना को अपनी कविता के माध्यम से किस प्रकार व्यक्त किया है। यानी पहले प्रश्न के उत्तर में आप जो मूल संवेदना लिखने वाले हैं, यही स्त्री के प्रति गहरी संवेदना ही तो व्यक्त की है, और किस रूप में व्यक्त की है, क्या क्या कहकर उन्होंने प्रश्न पूछे हैं समाज से, किस तरह से वो पूरे घर में बिखरी हुई है, उस घर को सजाने संवारने में जिसने पूरा अपना जीवन लगाया है, उस घर पर उसका अधिकार नहीं है, इस बात का दुख, उसके अपने सवाल कि मेरा अस्तित्व, मेरा अधिकार कहाँ है। केवल कर्तव्य पथ पर चलने वाली, निरंतर जीवन में कर्म करने वाली यह स्त्री अपने इन सवालों से दुखी है, और वह सवाल सदियों से स्त्रियों के मन में है, और हर युग में ये स्त्रियाँ अपने अपने तरीके से प्रश्न पूछ रही है समाज से। और कवित्री यहाँ हमें पाठकों से, समाज से, पुरुष प्रधान व्यवस्था से सवाल कर रही है कि उसका अपना घर कहाँ है, अपना अस्तित्व कहाँ है। यही इस कविता के प्रश्न पर उत्तर लिखते समय आपको कविता की मूल संवेदना, कवयित्री की मनोभावना को व्यक्त करना है। तीसरा प्रश्न है, अपने अस्तित्व की तलाश में भटकती स्त्री की व्यथा को अपने घर की तलाश के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। यानी प्रश्न अलग अलग एंगल से पूछा है लेकिन उत्तर एक ही है। तो इस कविता के माध्यम से किस प्रकार कवयित्री ने स्त्रियों की मन की व्यथा, उनके पीड़ा या दुख को बताया है, कौन कौन से सवाल है, और किस तरह से वह अपने परिवार के लिए जीती है। अपने शरीर पर भी उसका पूरा अपना हक नहीं होता है, उसके गर्भ में कौन रहेगा और किसे निकाल देना है, ये तय करने का अधिकार भी पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था ने उसे नहीं दिया है। ये सबसे बड़ी विडंबना है स्त्री जीवन की, जिसे इस कविता के माध्यम से कवित्री ने बताया है। तो ये सारा विश्लेषण आपको करना है इन प्रश्नों के उत्तर में। तो कविता विभाग और कहानी विभाग के बाद है व्यावहारिक हिंदी, जिसमें आपको कृत्रिम मेधा और पाठ से वाक प्रणाली, ये गूगल डॉक्स और हिंदी के अंतर्गत आने वाले पॉइंट है, जिसके अंतर्गत लगभग 10 प्रश्न इस पर बन पड़ते हैं। पहला प्रश्न है, कृत्रिम मेधा का अर्थ बताकर स्वरूप स्पष्ट कीजिए, जिसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है इसका आपको अर्थ बताना है और उसका स्वरूप स्पष्ट करना है। दूसरा प्रश्न है, कृत्रिम मेधा का महत्व बताइए या स्पष्ट कीजिए। तो आज के समय में कृत्रिम मेधा हमारे जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण स्थान रखती है, समाज व्यवस्था में या एक तरह से देश में किन किन क्षेत्र में इसका महत्व है, आपको विभिन्न पॉइंट में बताना है। और आपकी जो व्यावहारिक हिंदी, साहित्य कलश तथा व्यावहारिक हिंदी, ये पाठ्यक्रम की किताब है, इसमें इस पर विस्तार से नोट्स दिए हैं, इसलिए उसका विस्तार मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, केवल प्रश्न पढ़कर सुनाऊंगी कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप किताब में ये सारे प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे देख सकते हैं, जहाँ पॉइंट के रूप में दिया है कि किस तरह कृत्रिम मेधा का अर्थ है, स्वरूप
उसके बाद कृत्रिम मेधा का महत्व, कृत्रिम मेधा की उपयोगिता, इस पर स्वतंत्र रूप से विश्लेषण इस किताब में किया है। तो तीसरा प्रश्न इस पर पूछा जा सकता है, कृत्रिम मेधा की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए या बताइए। चौथा प्रश्न गूगल डॉक्स और हिंदी इससे दिया गया है कि पाठ से वाक्य प्रणाली की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, यानी जो टेक्स्ट है उससे स्पीच के रूप में आप मोबाइल में कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे इस तकनीक को हम अपना सकते हैं और अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं, उसकी मुख्य कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो लिखनी है। पाठ से वाक्य प्रणाली के उपयोग बताइए, कौन कौन से उपयोग है इसके ये बताना है, पॉइंट लिखकर उसका विश्लेषण करना है। छठा प्रश्न है, वाक्य से पाठ प्रणाली को स्पष्ट करते हुए विशेषताएं बताइए। सातवां प्रश्न है, वाक्य से पाठ प्रणाली का उपयोग स्पष्ट कीजिए। आठवां प्रश्न है, पाठ से अनुवाद प्रणाली के चरण कौन कौन से हैं वो बताइए। नौवां प्रश्न है, पाठ से अनुवाद प्रणाली के उपयोग बताएं, यानी टेक्स्ट को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं आप आसानी से आज, तो इस तकनीक को बताना है, इस प्रणाली को बताइए, मतलब उस तकनीक को, टेक्नोलॉजी को आपको बताना है। 10वां प्रश्न है, पाठ से अनुवाद प्रणाली की विशेषताएं बताइए, क्या क्या खास बात है टेक्स्ट टू ट्रांसलेशन की, पाठ से अनुवाद प्रणाली की, ये आपको बताना है। तो इस प्रकार पूरे पाठ्यक्रम पर आपको यहाँ प्रश्न बताए हैं और साथ ही उत्तर कैसे लिखना है, क्या आना चाहिए उस प्रश्न के उत्तर में, ये बताए हैं। तो निश्चित ही आपको यहाँ से ही प्रश्न आएंगे, इसके बाहर का और कुछ आ भी नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पर उनकी चर्चा हमने की है। तो आपके लिए वीडियो ये निश्चित ही काम का है, तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताएं, और अन्य किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से ये भी बताएं, और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए रुकते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।